Press the bell icon of the ePathshala channel and never miss another update. Hey guys, welcome back to your class and this is विजय हर और बहुत बहुत दोस्तों आपको स्वागत है ई पाठशाला के चैनल पे। मेरा नाम विजय है और आप ई पाठशाला के चैनल को देख रहे हैं। दोस्तों चैप्टर 8 है रीजनल एस्पिरेशन यानी कि क्षेत्रीय आकांक्षाएं। चैप्टर के सारे टॉपिक में इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो है वो ये हैं कि अगर which factor contribute the tension arising out regional aspiration यानी कि क्षेत्रीय आकांक्षाएं अगर उत्पन्न होती है तो उसके क्या कारण हो सकते हैं। दूसरा दोस्तों हम जानेंगे भारतीय राज्यों के बीच में जो चुनौतियां हो रही थी, तनावपूर्ण चुनौतियां हो रही थी, उसका जवाब कैसे दिया जा सकता था सरकार के थ्रू। देन हम जानेंगे कि अगर लोकतंत्र अधिकार अगर हमें मिलता है तो वो कैसे राष्ट्रीय एकता को बनाए रखता है और अगर बनाए रखता है तो उसमें क्या क्या कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। देन फाइनली लोकतंत्र की जो विविधता है उसके साथ जो एकता है वो हमें देखने को मिलती है, वो सारे सबक हम इस चैप्टर के अंदर देखेंगे। अब इस पूरे चैप्टर के अंदर आसाम, पंजाब, मिजोरम, जम्मू कश्मीर ऐसे इलाकों से जो मांग उठ रही थी, जैसे सरकार के अंडरटेकिंग में काम जो आ रहे थे वो सारे हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी गोना स्टार्ट विद जम्मू एंड कश्मीर। सबसे पहले हम जम्मू एंड कश्मीर के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो जैसा कि आप सभी को दिख रहा है जम्मू एंड कश्मीर की अगर बात करी जा रही है तो दोस्तों जम्मू एंड कश्मीर के अंदर ये इलाका कश्मीर है, ये इलाका जम्मू है और ये इलाका लद्दाख है। ये इलाका अक्साई थी जो चीन ने हमसे 1962 के युद्ध में छीन लिया था। तो कहने का मतलब दोस्तों ये है कि जम्मू एंड कश्मीर के अंदर ही आपको रीजनल एस्पिरेशन इतना देखने को मिलेगा कि कश्मीरी मुद्दा बहुत ही बड़ा मुद्दा है जो आज तक डिस्प्यूटेड था, लेकिन फिर भी उस पर कहीं ना कहीं कोई ना कोई स्टेप लिया गया। तो कहने का मतलब दोस्तों यही है हमारे पास कि जम्मू एंड कश्मीर और उसके बाद लद्दाख, कश्मीर के तीन एक ऐसे राजनीतिक और सामाजिक इलाके हैं जहाँ पर कहीं ना कहीं कोई ना कोई डिस्प्यूट हमें देखने को मिलता रहता है। अगर सिर्फ और सिर्फ हम कश्मीर की बात कर ले तो कश्मीर इलाका कैसा है दोस्तों, कश्मीर थोड़ा सा पहाड़ी इलाका है, थोड़े मैदान वाले इलाके हैं। वहाँ पर हिंदू, मुस्लिम और सिख तीनों ही कौमें वहाँ पर रहती हैं। वहाँ पर अब क्योंकि तीनों कौमें रहती है तो सिंपल सी बात है अलग अलग भाषाएं बोली जाती होगी और ये हिस्सा कश्मीरी हिस्सा जो है पाकिस्तान की बाउंड्री से काफी ज्यादा टच में है, इसीलिए कश्मीरी मुद्दा ज्यादा विवाद में हमेशा रहता है। दूसरा अगर जम्मू की बात कर ली जाए तो जम्मू के अंदर ज्यादातर घाटियां मिलती हैं, हमें वैलीज मिलती हैं। वहाँ पर मुसलमानों की संख्या ज्यादा है और उसके साथ साथ हिंदुओं का समूह वहाँ पे छोटा है, तो इसीलिए मुसलमानों की संख्या ज्यादा है, तो इसलिए वहाँ पे कश्मीरी लैंग्वेज का टच ज्यादा हमें देखने को मिलता है। लद्दाख की बात करें क्योंकि माउंटेन्स का इलाका है, पहाड़ी इलाका है, छोटी आबादी इसमें रहती है वहाँ पे। और धर्म की बात करी जाए तो धर्म वहाँ पर बुद्ध और मुस्लिम धर्म है। तो दोस्तों ये तो था रीजनल एस्पिरेशन, मतलब बात ये थी कि उनका लैंड रिफॉर्म कैसा है, कल्चर कैसा है, कैसी संस्कृति के लोग यहाँ पर रहते हैं। लेकिन कश्मीरी मुद्दा भारत और पाकिस्तान के में सिर्फ विवाद भरी नहीं है दोस्तों, ये एक ऐसा पहलू है जो सही मायने में हम दोनों देशों को कहीं ना कहीं लड़ाई तक खड़ा करके ले आता है। तो थोड़ा सा बैकग्राउंड में इसका इतिहास जानने की हम कोशिश करेंगे 1957 से, क्योंकि कहानी यहीं से स्टार्ट हुई थी दोस्तों। 1947 की अगर बात करी जाए तो जम्मू एंड कश्मीर जो पहले इलाका था वो ब्रिटिश शासन के बाद या ब्रिटिश शासन से पहले वहाँ पर कहीं ना कहीं राजाओं का शासन होता था और वहाँ पे जो राजा थे वो राजा हरि सिंह थे। हरि सिंह महाराजा ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, उनका टाइम पीरियड आप देख सकते हैं 1925 से 1949 के बीच में था। तो कहने का सेंस ये कि 1947 से पहले वहाँ पर क्या था, अंग्रेजों का शासन था। अंग्रेज कौन, ब्रिटिशर्स। ब्रिटिशर्स कौन, जो हमारे देश में यूके से हमारे देश में राज करने आए थे ईस्ट इंडिया कंपनी के थ्रू। अब अंग्रेजों के राज से पहले वहां पर कहीं ना कहीं राजाओं का शासन होता था, तो राजाओं के शासन के थ्रू कहीं ना कहीं अंग्रेज लोग अपनी सत्ता का फायदा उठाते थे। लेकिन यहाँ पर 1947 आजादी के बाद इन सत्ताओं को ये तय करना था कि वो या तो आजाद भारत के साथ जाए या आजाद पाकिस्तान के साथ जाए, तो इसी वजह से मामला डिस्प्यूटेड हो गया। पाकिस्तान के नेताओं को क्या लगता है कि कश्मीर के अंदर अगर संख्या मुसलमानों की ज्यादा है
तो सिंपल सी बात है, मुस्लिम बहुदल प्रांत जो होंगे वो पाकिस्तान के अंदर विलय हो जाएंगे, क्योंकि मोहम्मद अली जिन्ना का यही कहना था कि जहाँ पे पाकिस्तानी इलाका है वो कहीं ना कहीं मुसलमानों का होगा, यानी कि पाकिस्तान का होगा, जहाँ पे मुसलमानों की संख्या ज्यादा है। लेकिन जो कश्मीर के लोग थे, जो कश्मीर, क्योंकि वहाँ पे हिंदू भी थे, कश्मीरी थे, मुसलमान भी थे, उनका ये कहना था कि महाराजा से हमें छुटकारा चाहिए। पहले तो महाराजा का शासन हमें चाहिए नहीं, क्योंकि पूरे भारत के अंदर 1947 के बाद लोकतंत्र कायम है, लेकिन कश्मीर के अंदर था नहीं, और इसीलिए वो पाकिस्तान के अंदर नहीं जुड़ने चाहते थे, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर भी कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी थी नहीं। तो ये था वहाँ के लोगों का पहलू। लेकिन अगर बात कर ली जाए कि 1947 के अंदर, क्योंकि हमने 15 अगस्त 1947 के दिन हम लोगों ने आज़ादी ले ली थी दोस्तों, लेकिन फिर भी आज़ादी के बाद भी जम्मू एंड कश्मीर वाला ऐसा इलाका था जो भारत के अंदर विलय नहीं हुआ था एंड तक भी। इसीलिए कहीं ना कहीं ऐसा देखने को मिलता है कि पाकिस्तान की तरफ से जम्मू एंड कश्मीर के ऊपर कहीं ना कहीं दबाव बनाया गया। अक्टूबर 1947 में पाकिस्तान के अंदर से ट्राइबल ग्रुप जो है, कबायली जो घुसपैठिया थे, वो कश्मीर के अंदर भेजे गए। कहाँ पे? पाकिस्तान के थ्रू भेजे गए। अब भेजने के बाद, क्योंकि सिंपल सी बात है, उस समय पे राजा के पास अपनी इतनी बड़ी आर्मी नहीं थी कि पाकिस्तान की सेना का मुकाबला कर सके, तो इसीलिए भारत से महाराजा ने हरि सिंह, यानी कि बोले तो जो कश्मीर के थे, उन्होंने भारत से मदद मांगने की कोशिश करी, मजबूर हो गए क्योंकि उनके पास सेना नहीं थी। अब सिंपल सी बात है, भारत सिर्फ उन्हीं की मदद कर सकता था जिन्होंने भारत में जिन देशों से या जिन राज्यों से इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे साइन कराए थे। तो ऐसा कहा जाता है कि ठीक है, उन्होंने कहा कि ठीक है, आप साइन कर दीजिएगा इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर, और जब स्थिति सामान्य हो जाएगी तो हम ये तय कर लेंगे कि वो भारत के अंदर विलय होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। एक छोटा सा रेफरेंडम बनाएंगे, और उसके बाद सिचुएशन जब नॉर्मलाइज होगी तो सिंपल सी बात है, उसके बाद वहाँ पर चुनाव करवा ले जाएंगे ताकि लोकतंत्र की स्थापना हो सके। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि उन्होंने इसी वजह से कश्मीर जो था उसकी लड़ाई के लिए भारत ने पूरी तरीके से अपनी सेना को भेजा, और यहाँ पर पूरी तरीके से घुसपैठियों को वापस खदेड़ दिया, और वहाँ पर फिर इलेक्शन हुआ दोस्तों। और इलेक्शन होने के बाद ऐसा कहा जाता है कि वहाँ पर इलेक्शन होने के बाद शेख अब्दुल्ला के नेतृत्व में वहाँ पर 1948 के अंदर जम्मू एंड कश्मीर की सरकार बनी। और दोस्तों ये सरकार जो है ना, क्योंकि ये स्टेट तो है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर प्रधानमंत्री बनते हैं, और प्रधानमंत्री यानी कि राज्य का जो मुखिया होता है वही प्रधानमंत्री उस समय में बनाया गया था, क्योंकि यहाँ पर वो राज्य डिस्प्यूटेड था, और ये कहा गया कि कश्मीर का इलाका डिस्प्यूटेड है, इसमें यूएनओ कहीं ना कहीं अपनी हस्तक्षेप करके बताएगा कि ये हिस्सा भारत का होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए ये डिस्प्यूटेड मामला रहा, और इस पर इंटरनल और एक्सटर्नल डिस्प्यूट दोनों ही रहे दोस्तों। एक्सटर्नल डिस्प्यूट यानी कि बाहर की तरफ से डिस्प्यूट यही रहता है हमेशा कि पाकिस्तान का दावा रहता है कि कश्मीर का इलाका जो है वो पाकिस्तानियों का है, क्योंकि वहाँ पर मुसलमानों की संख्या ज़्यादा है, और राज्य जो है कहीं ना कहीं वो पाकिस्तान के नियंत्रण में होना चाहिए। अब यहाँ पे पाकिस्तान इसीलिए इसको आज़ाद कश्मीर का नाम देता है। लेकिन अगर इंटरनल डिस्प्यूट की बात करें तो धारा 370 जो थी भारत के द्वारा लगाई गई थी कश्मीर के ऊपर, क्योंकि कश्मीर का मुद्दा जो था एक अलग मुद्दा था, फिर कश्मीर का मुद्दा एक अलग मुद्दा था। आज़ादी के बाद भी कहीं ना कहीं जम्मू एंड कश्मीर भारत में विलय नहीं हुआ, इसलिए भारत ने अपने खुद के कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल नंबर 370 बनाया, और 370 के तहत ये कहा गया कि ठीक है, जो उनके इंटरनल कामकाज होंगे वो सब वो कर सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो उनकी आर्मी होगी वो हम ही देंगे इनको। तो यानी कि ये कहीं ना कहीं यूनियन टेरिटरी की तरह काम कर रहा था, और यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट की ज्यादा चलती थी। इसी वजह से धारा 370 जो था वहां पर लगाया गया। अभी रिसेंटली धारा 370 हटा दी गई है, और आपको पता है कि जम्मू एंड कश्मीर जो है वो भारत का हिस्सा हो चुका है। ठीक है, तो 370 आर्टिकल जो है आप देख सकते हैं कि एक यूनियन टेरिटरी के तहत वहाँ पे लगाया गया, और एक कहा गया कि कश्मीर के अंदर के लोगों का मानना यह है कि धारा 370 जो है वर्जित नहीं है, आपको उसे हटा लेनी चाहिए। बाकी जितनी यूनियन टेरिटरीज है उसमें ज़्यादा
अच्छी तरीके से इसका पालन होता है, लेकिन कहीं ना कहीं धारा 370 जो है वो जम्मू कश्मीर के अंदर फॉलो नहीं हो पा रही। लेकिन अगर हम बात कर ले कि 1948 में जब सरकार बनी थी तो वहाँ के लोगों का कहना यही था कि जनमत संग्रह कराया नहीं गया, और वहाँ पर जो राज्य को एक अच्छी पावर मिलनी चाहिए, अच्छा वो होना चाहिए, वो है नहीं वहाँ के लोगों को। और जितने लोकतंत्र यानी कि डेमोक्रेसी जो चलती है वो ठीक से लागू है ही नहीं वहाँ पर, है ना। क्यों? क्योंकि दोस्तों पॉलिटिक्स जो थी 1948 में शेख अब्दुल्ला की अंडरटेकिंग में आ चुकी थी। शेख अब्दुल्ला जब जम्मू कश्मीर के प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने बहुत सारे जो एक फ्रेंडली प्रोग्राम्स होते हैं वो चलाने की कोशिश करी, जो नीतियां बनाए वो बनाने की कोशिश करी, और कहीं ना कहीं शेख अब्दुल्ला जो है हमेशा डिस्प्यूटेड में रहते थे। तो कश्मीर के विषय में हमेशा पाकिस्तान और कहीं ना कहीं भारत से उनका रिलेशन सही तरीके से उनकी विचारधाराएं नहीं मिल पाती थी, क्योंकि पूरी तरीके से आज़ादी शेख अब्दुल्ला को मिल नहीं रही थी सरकार की तरफ से, और यहाँ पर ये डिस्प्यूटेड मामला और फंस गया। इसकी वजह से शेख अब्दुल्ला की सरकार जो है 1953 के अंदर बर्खास्त हो गई और गिर गई, और कई सालों तक दोस्तों शेख अब्दुल्ला जो थे वो नेता सत्ता पर नहीं आए। शेख अब्दुल्ला वैसे तो लोकप्रिय नेता थे जम्मू कश्मीर के अंदर, लेकिन फिर भी वो नहीं आए। लेकिन 1953 के अंदर दोबारा से चुनाव होते हैं, और 1953 में चुनाव होने के बाद कांग्रेस ने साथ दिया, और कांग्रेस के साथ होने की वजह से यहाँ पर शेख अब्दुल्ला जो है दोबारा से मुख्यमंत्री बनते हैं, और यहाँ पर 1977 के अंदर वो दोबारा वापस लौट के आते हैं। लेकिन 1997 के अंदर उनकी मृत्यु हो जाती है, कुछ समय बाद 1982 के अंदर जब उनकी मृत्यु हो जाती है तो उनका बेटा जो है फारूक अब्दुल्ला जो है वो मुख्यमंत्री बनता है। तो मुख्यमंत्री कैसे बनता है? इंदिरा गांधी की सरकार में सपोर्ट करती है। तो इस तरीके से 1982 के अंदर जो है उनकी सरकार बनी, लेकिन उनकी फिर भी सेंट्रल के साथ अच्छी नहीं बन पाई। तो इसी वजह से जो जम्मू कश्मीर की सरकार है वो दोबारा से गिर गई, और दोबारा से गिरने की वजह से अब यहाँ पे कश्मीर के लोगों का मानना ये है कि कहीं ना कहीं यहाँ पर लोकतंत्र सही तरीके से स्टैब्लिश नहीं हो रहा है। तो इसकी वजह से ये कहा जाता है कि 1987 के अंदर इलेक्शन हुए, और ये इलेक्शन सही तरीके से हुए, जिसमें ये कहा जा सकता है कि केंद्रीय सरकार ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ मिलकर, यानी कि जो वहाँ की पार्टी है शेख अब्दुल्ला की, उनके साथ मिलकर गठबंधन की सरकार बनाई। तो इससे क्या हुआ कि धीरे धीरे कर इन सारे मामलों की वजह से कश्मीर के लोगों के अंदर कहीं ना कहीं विवाद पैदा होने लग गया, और वो वी वांट फ्रीडम जैसे नारे लगाने लग गए। तो 1989 तक आते आते ये तेवर बहुत ज़्यादा बढ़ चुके थे। 1987 के अंदर विधानसभा के चुनाव हुए, सरकार जीती, लेकिन दोस्तों उस समय तक लोगों के बीच में कहीं ना कहीं एक मिलिटेंट की भावना आ चुकी थी। पाकिस्तान के लोग जो थे वो मिलिटेंट को, यानी कि जो कश्मीर के अंदर रहते हैं, उनको पूरी तरीके से कहीं ना कहीं साथ देते थे। तो नॉर्मल वहाँ के लोग जो कहीं ना कहीं मांग करते हैं कि वो भारत का हिस्सा होना चाहिए, और वो सिर्फ और सिर्फ शांति और अमन चाहते हैं, पीस चाहते हैं, तो वो लोग कहते हैं कि या तो आप इन्हें अलग नेशन बना दीजिए, या भारत पाकिस्तान के साथ इसे विलय कर दीजिए, क्योंकि कुछ लोगों का मानना है पाकिस्तान के अंदर जाना चाहिए। कुछ लोगों का ये मानना है कि जम्मू कश्मीर को कुछ एक ज़्यादा ग्रेटर ऑटोनॉमी दे, ताकि वो भी कुछ स्टेप ले सके, सेंट्रल के अंदर वो ना रहे। जम्मू और लद्दाख जो है वो भी अधिक सुरक्षा की मांग करते हैं। तो इन सभी चीज़ों को देखते हुए आपको पता होगा धारा 370 हटाई गई, और धारा 370 हटाने के बाद ये मामला बहुत ज़्यादा डिस्प्यूटेड हो गया था, और आप देखेंगे कि भारत के अंदर कहीं ना कहीं इसके ऊपर विवाद चल रहा है अभी तक। तो कश्मीर का मुद्दा आपको समझ में आया होगा कि इतना डिस्प्यूटेड क्यों है। 1950 के टाइम पीरियड पे हमारे भारत के अंदर कहीं ना कहीं अकॉर्डिंग टू लैंग्वेज हम लोग अलग होने की कोशिश कर रहे थे। इसमें से पंजाब भी सेम टू सेम ऐसा ही था। पंजाब प्रांत, जब आपको पता है कि कुछ हिस्सा पाकिस्तान के हिस्से में भी गया था, और वहाँ पर 1950s के टाइम पीरियड पे भाषा के आधार पर, यानी कि लैंग्वेज बेस्ड, कल्चर बेस्ड, कहीं ना कहीं एक अलग राज्य पूरी तरीके से बनाने की डिमांड करी जा रही थी। तो 1966 के अंदर पूरी तरीके से ये जो मामला था ये ख़त्म हो पाया, क्योंकि 1966 से पहले
पूरे पंजाब में 3 प्रांत आते थे, 3 राज्य आते थे, लेकिन 1996 के बाद पूरी तरीके से पंजाब 3 हिस्सों में बंट गया। पंजाब रहा, हरियाणा रहा और हिमाचल प्रदेश रहा, यानी कि 3 हिस्से रहे पंजाब के अंदर। लेकिन 1996 से पहले समस्या कुछ और थी। 1996 से पहले पंजाब के लोग हमेशा पंजाब सूबे की मांग करते थे और कहते थे कि पंजाबी लोगों के लिए एक अलग डिमांड होनी चाहिए। तो इस तरीके से 1967, जिस समय आपको पता था कि राजनीतिक भूकंप था, पॉलिटिकल अर्थक्वेक था और कांग्रेस की सरकार जितनी भी स्टेट्स गवर्नमेंट थी उसमें नहीं आई थी, तो पंजाब भी उनमें से एक था। क्योंकि 1967 के टाइम पीरियड पे अकाली दल पार्टी जो है पंजाब के अंदर बहुत फेमस थी। अकाली दल के साथ कांग्रेस सरकार को गठबंधन बनाना पड़ा दोस्तों, आइए आपको याद रखना पड़ेगा। अकाली दल सरकार उस समय पे बहुत फेमस सरकार थी और उस समय पे वो सरदारों के लिए, सिख लोगों के लिए ये डिमांड लेके आई थी कि पंजाब सूबे की मांग होनी चाहिए। सो दैट इज़ वाई 1967 के इलेक्शन पे पूरी तरीके से पंजाब सूबे के लोगों ने कांग्रेस पार्टी को समर्थन दिया और वहाँ पे गठबंधन की सरकार बनी। तो आप सभी को पता है कि 9 राज्यों के अंदर जो 9 स्टेट्स है उसमें कांग्रेस को गठबंधन की सरकार बनानी पड़ी थी, क्योंकि इंदिरा गांधी जी चौथा चुनाव जीत रही थी उस समय पे, लेकिन वो एक कोऑलिशन गवर्नमेंट बन पाई। 1977 के अंदर दोबारा से अकाली दल आई थी, लेकिन वो दोस्तों जनसंघ के साथ आई थी। जब दोस्तों कोalition गवर्नमेंट बनाई गई थी तो पंजाब के विभाजन के बाद अकाली दल ने भी पूरी तरीके से कोशिश करी कि अपने डिमांड्स को पूरा करने की बात वो करे ही करे। तो इस हिसाब से 1967 के इलेक्शन के बाद कहीं ना कहीं जो सरकार थी, कांग्रेस की जो सरकार थी, उसने अकाली दल को डिसमिस कर दिया, यानी कि ख़त्म कर दिया। इसके बाद कहीं ना कहीं पंजाब की जो मांग थी, पंजाब के लोगों की जो मांग थी, वो अब उठ नहीं पा रही थी। अब यहाँ पर पूरी तरीके से एक कारण ये भी बोला जा सकता है कि पंजाब के अंदर अकाली दल के लोगों का हिंदुओं का समर्थन ज़्यादा नहीं था, इसी वजह से वो कुछ नहीं कर पाई। और दूसरा, सिख समुदाय के अंदर भी उनके खुद के मतभेद पैदा होते ही रहते थे, है ना। और इसी वजह से दलित लोगों के बीच में कांग्रेस लोगों का समर्थन काफ़ी अच्छा था। लेकिन दोस्तों 1970 के दशक में कहीं ना कहीं अकाली दल के लोगों ने, उनमें से एक ग्रुप के लोगों ने कहीं ना कहीं पूरी तरीके से ये कहने की कोशिश करी कि पॉलिटिकल ऑटोनॉमी होनी चाहिए पंजाब के पास। जिस तरीके से सेंटर के पास अपनी खुद की पावर होती है, ऐसी अकाली दल के लोगों ने पंजाब के लिए एक अलग से कहीं ना कहीं ऑटोनॉमी की डिमांड करी। ऑटोनॉमी का मतलब था स्वायत्तता। यहाँ पर 1973 के अंदर आनंदपुर साहिब सम्मेलन हुआ। दोस्तों इसके ऊपर आपको ज़्यादा फोकस करना है। आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन बोलते हैं 1973। ये कहीं ना कहीं अकाली दल के लोगों की कहीं ना कहीं मांग समझ लीजिए या उनकी जीत समझ लीजिए, उनमें कुछ बातें हुई और यहाँ पर इसी को हम क्षेत्रीय आकांक्षाएं बोलते हैं कि हर क्षेत्र की समय के हिसाब से अलग अलग डिमांड होना। तो पंजाब के लोगों ने क्या कहा? पंजाब के लोगों ने ये कहा कि केंद्रीय सरकार का जो संबंध है ना, उसे रीडिफाइन करने की ज़रूरत है, यानी कि सेंटर और स्टेट के बीच का जो रिलेशन है उसको रीडिफाइन करना चाहिए। दूसरा, जो सिख कम्युनिटी के लोग हैं उसके लिए कहीं ना कहीं कम्युनिटी और नेशन एक अलग से बनानी चाहिए, ताकि वो लोग अपनी भाषा के अंदर बातचीत कर सके या अपनी भाषा के अंदर किसी भी प्रस्ताव को पारित कर सके पंजाब के अंदर ही। दूसरा, उन्होंने ये कहा कि हमेशा पंजाब के अंदर सिख लोगों का डोमिनेंस ज़्यादा होना चाहिए, हिंदुओं का नहीं, मुस्लिम का नहीं। पंजाब है तो पंजाब के लोगों का ही होना चाहिए, क्योंकि भाषा के आधार पर अगर राज्य को बांटा जा रहा है तो पंजाब के अंदर सिख लोगों की डिमांड ज़्यादा है, इसलिए वहाँ पे सिख कौम की जो मतलब डोमिनेंस बोल सकते हैं आप, और हिंदी में आप प्रभुत्व बोल सकते हैं, उसका डोमिनेंस ज़्यादा होना चाहिए। और इसे हिसाब से बोला जा सकता है कि सिखों ने एक अलग रास्ते की मांग के तरफ कहीं ना कहीं वो निकलने की कोशिश कर रहे थे। तो ये आनंदपुर साहिब सम्मेलन की मांगे थी जो उस समय पे अकाली दल के लोगों ने कोशिश करी। अकाली दल की सरकार 1980 के टाइम पीरियड में नहीं रही, यानी कि दोबारा से अकाली दल की सरकार हट गई। लेकिन फिर भी अकाली दल के लोगों ने पूरी तरीके से पंजाब और उनके जो पड़ोसी देश है
उसके बीच में चल रहे नदी विवाद, ये रावी नदी है, अगर आपको ध्यान हो तो रावी नदी का विवाद हमेशा उसके पड़ोसी देश से बना रहता है पंजाब के लोगों का। तो नदी के बंटवारे के लिए, नदी के पानी के बंटवारे के लिए कहीं ना कहीं अकाली दल के लोगों ने एक आंदोलन शुरू कर दिया। यहाँ पर अब खालिस्तान, चरमपंथी लोगों ने यह आंदोलन करना चालू कर दिया कि हमें खालिस्तान चाहिए। यहाँ पे सशस्त्र विद्रोह चालू हो गया और फिर पूरी तरीके से जो आतंकवादी समूह के जो लोग थे, जो उग्रवादी टाइप के जो लोग थे, उन्होंने अमृतसर के अंदर जो एक तीर्थ प्लेस है जिसे आप पूरी तरीके से रिलीजियस प्लेस बोलते हैं, अमृतसर का स्वर्ण मंदिर यानी कि गोल्डन टेम्पल, उसको पूरी तरीके से अपना हेडक्वार्टर बना लिया। हेडक्वार्टर क्या बना लिया, अब इसको आपको थोड़ा सा फोकस करना है दोस्तों। गोल्डन टेम्पल एक ऐसा प्लेस है जहाँ पर सिख कम्युनिटी एक सबसे पवित्र स्थान मानी जाती है। इस प्लेस को, गोल्डन टेम्पल को, अमृतसर के अंदर, तो उन्होंने क्या करा कि उन्होंने गोल्डन टेम्पल को ही अपना हेडक्वार्टर बना लिया और गोल्डन टेम्पल के अंदर ही जितने भी उग्रवादी टाइप के लोग थे, गोल्डन टेम्पल के अंदर ही सारी आर्म्स, ग्रेनेड्स, बम, मतलब बहुत सारी चीज़ें उन्होंने सब कुछ यहीं पे रखनी चालू कर दी। अब जितने भी सिख कम्युनिटी के लोग थे तो उन्होंने यही कहा कि भाई सही मायने में ये डिमांड सही है, सिख लोगों को ये करना चाहिए। लेकिन दोस्तों याद रहे 1980 के दशक में इंदिरा गांधी की सरकार थी और इंदिरा गांधी की सरकार ने ये कहा कि कोई भी स्टेट ऐसे कभी भी अलग होने की मांग नहीं कर सकता। सो दैट इज़ वाई ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया गया। ऑपरेशन ब्लू स्टार दोस्तों एक कोडेड नेम है जो जून के महीने में 1984 में इंदिरा गांधी की सरकार के द्वारा चलाया गया था। दोस्तों ये कहीं ना कहीं एक सैन्य अभियान था जो स्वर्ण टेम्पल यानी कि गोल्डन टेम्पल के अंदर जो आतंकवादी लोग थे उन्हें बाहर निकालने का भारत के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा एक सैनिक कार्यवाही थी। इतिहास के अंदर पहली बार ऐसा हुआ था कि गवर्नमेंट ने पूरी तरीके से मंदिर के अंदर, किसी मंदिर के अंदर, किसी रिलीजियस प्लेस के अंदर यानी कि गोल्डन टेम्पल के अंदर गोलियां चलवाई, जो कहीं ना कहीं सरकार के लिए एक नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू साबित हुआ। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं सिख लोगों की जो धार्मिक फीलिंग्स होती है, रिलीजियस फीलिंग्स होती है, उनकी जो भावनाएं थी वो हर्ट हुई यानी कि आहत हुई। और यहाँ पे कहीं ना कहीं सिख कम्युनिटी के लोगों ने मंदिर के अंदर सरकार के थ्रू गोली चलवाने को बिल्कुल गलत ठहराया। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ लोगों के, अब देखो सरकार की तरफ से अगर पॉइंट ऑफ व्यू देखा जाए तो सरकार ये सही भी कर रही थी कि अगर ऐसे कोई भी कैटेगरी के लोग अगर आर्म्स लेके किसी रिलीजियस प्लेस को हेडक्वार्टर बना लेते हैं तो दूसरे स्टेट के लोग भी ऐसा कर सकते हैं। सो दैट इज़ वाई सरकार अपनी तरफ सही थी और जो नॉर्मल लोग थे, जो सिख कम्युनिटी के लोग थे, वो पंजाब के अंदर चल रही गोली से कहीं ना कहीं सरकार से नाराज़ थे। तो कुछ लोग जो थे वो इंदिरा गांधी की सरकार के खिलाफ हो गए थे। सो दैट इज़ वाई ये फिर आपको कांड पता होगा कि 1984 के अंदर 31 तारीख 10वां महीना 1984 के अंदर गोल्डन टेम्पल के ऑपोजिशन में बदला लेने के लिए उनके ही एक अंगरक्षक थे, उनके जो ड्राइवर थे, ऐसा कहा जाता है प्रधानमंत्री के ड्राइवर थे यानी कि इंदिरा गांधी जी के, उन्होंने उन्हीं की हत्या कर दी। हत्या करने का एकमात्र कारण सिर्फ यही था कि इंदिरा गांधी की सरकार ने कहीं ना कहीं गोल्डन टेम्पल के अंदर जो गोलियां चलाई थी वो सिख उनके बॉडीगार्ड को पसंद नहीं आई और इसी वजह से दोस्तों ऑपरेशन ब्लू स्टार का बदला लेने के लिए उसने कहीं ना कहीं, वो एक सिख था और उसके बाद उसने क्या कहते हैं इंदिरा गांधी के ऊपर गोलियां चला दी। और एकदम से ही इंदिरा गांधी जी के जाने के बाद तुरंत इलेक्शन कराए गए और इलेक्शन में राजीव गांधी जी जो थे वो सत्ता में आए। और राजीव गांधी जब सत्ता में आए दोस्तों तो 1984 के कांड के बाद उन्होंने कहीं ना कहीं अकाली दल के लोगों के साथ मुलाकात करके उन्होंने कहा कि जिस तरीके से जो हिंसा यानी कि जो हेट्रेड चल रहा है पूरे देश के अंदर उसको ख़त्म करने की ज़रूरत है, इसलिए पंजाब समझौता हुआ। अब दोस्तों पंजाब समझौता आपको समझना होगा, एक अकाली दल के लोग जिन्होंने इंदिरा गांधी को मार दिया या उनके थ्रू मरवाए गए और दूसरी तरफ अकाली दल के अंदर कुछ ऐसे भी लोग थे जो चाहते थे कि शांति हो। तो इसी वजह से जून 1985, इसको आपको याद रखना होगा, जून 1985 में पंजाब समझौता हुआ। इसको कहीं ना कहीं राजीव गांधी और हरचंद सिंह लोंगे वाला समझौता भी कहा जाता है दोस्तों।
लोंगेवाला समझौता इसलिए कहा जाता है कि ये उस समय पे अकाली दल सरकार के अध्यक्ष थे। अब यहाँ पे अध्यक्ष है तो इसीलिए इन पे ही बंटवारा हुआ, और जो मतलब इनसे ही क्या कहते हैं सलाह मशवरा हुआ और पंजाब समझौता हो पाया। पंजाब समझौते की कुछ मांगे थी, इसमें ये कहा गया कि चंडीगढ़ जो है कैपिटल वो पंजाब को दी जाएगी, और दूसरा पंजाब और हरियाणा का जो सीमा विवाद है उसको सुलझाया जाएगा। एंड देन उसके बाद पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के बीच जो रावी नदी है दोस्तों, उसके पानी के बंटवारे के लिए एक ट्रिब्यूनल कोड बनाई जाएगी जिसमें इस सेटलमेंट को सॉल्व किया जाएगा। तो दोबारा से क्या कहते हैं कहा गया कि पंजाब में जितने बेचारे नॉर्मल लोग बेचारे मारे गए थे, है ना, वो कहीं ना कहीं उनको मुआवजा मिलेगा, और उसके बाद पूरी तरीके से पंजाब के अंदर दोबारा से ये जो सशस्त्र बल है उसको पूरी तरीके से ख़त्म करने के लिए वहाँ पर दोबारा से आर्मी वार्मी बिछाई जाएगी। तो 1980s के टाइम पीरियड में 7 स्टेट यानी कि 7 सिस्टर्स के नाम से इन स्टेट्स को कहा जाता है। 7 स्टेट के बारे में हम जानेंगे उसके अंदर कि कैसे वहाँ पे कैसे एक रीजनल एस्पिरेशन पैदा हुई, यानी कि जो क्षेत्रीय आकांक्षाएं थी वो कैसे पैदा हो पाई। तो लेट्स टॉक अबाउट 7 सिस्टर्स। 7 सिस्टर्स में ये सारे स्टेट्स आपको दिखाई दे रहे हैं। तो देश की जनसंख्या का 4% हिस्सा जो है भारत का वो यहीं पे रहता है, यानी कि 4% ऑफ टोटल पॉपुलेशन 133 करोड़ का अगर आप 4% निकालेंगे तो 4% आबादी इन्हीं स्टेट्स के अंदर रहती है। थोड़ा सा ये पहाड़ी इलाका है तो इसीलिए। अब अगर एरिया की बात करी जाए तो देश का टोटल एरिया का 8% एरिया ये इलाका कवर करता है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो इनकी जो बाउंड्रीज़ है लगभग ये सारी बाउंड्रीज जो हमें दूसरे देशों से जोड़ती है वो बाउंड्रीज लगभग 22 किलोमीटर लंबी है। ये पूरी तरीके से भारत के अनेक हिस्सों से हमें जोड़ने की कोशिश करती है भारत को, जैसे चीन हो गया, म्यांमार हो गया। इनमें भी 1980s के टाइम पे समस्याएं पैदा हुई थी, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट की प्रॉब्लम हमेशा यही रहती है कि हमेशा बेचारे आइसोलेशन रहते हैं, मतलब क्षेत्र का इनका हमेशा अलगाववाद रहता है। इनके साथ हमेशा सोशल कैरेक्टर कॉम्प्लेक्स देखने को मिलता है, अलग खान पान है, रवैया है, और उसके बाद सोशल इनकम बोल सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से ये लोग जुड़ते हैं हमेशा, है ना। तो इस वजह से कहीं ना कहीं जो शेष भारत के साथ इनका जो रिलेशन है बहुत कम है ना। तो कहीं ना कहीं माइग्रेंट्स लोग अगर एंट्री मारते हैं म्यांमार से, बांग्लादेश से, चीन से, तो कहीं ना कहीं इनको बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिलता है। तो पूरी तरीके से अगर इन 7 सिस्टर्स के इलाकों की बात करें हम, तो 3 एक ऐसे मुद्दे हैं इनके सामने जिनके लिए हमें इस पर डिस्कशन करनी है। अगर आप इन 3 मुद्दों पे फोकस कर लेंगे तो आपको पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा चैप्टर। सबसे पहले डिमांड्स ऑफ ऑटोनॉमी यानी कि स्वायत्तता की मांग, जैसे पंजाब के लोगों ने करी थी वैसे 7 सिस्टर्स के कुछ स्टेट्स ने करी थी जो अलग देश की डिमांड कर रहे थे, उसके बारे में हम जानेंगे। देन दूसरा हम बोलते हैं अलगाववादी आंदोलन, और तीसरा बोलते हैं अपोजिशन टू आउटसाइडर्स। मतलब कहने का मतलब है बाहरी लोगों का विद्रोह करना, यानी कि उन स्टेट्स के अंदर किसी एक स्टेट की प्रॉब्लम है। तो एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले स्वायत्तता की मांग। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि ये सारे के सारे 7 स्टेट जितने भी हैं उनमें से किन्हीं किन्हीं स्टेट्स का मानना ये है कि अंग्रेज लोगों ने हम पे राज नहीं करा तो हम भारत के अंदर ज़बरदस्ती मिले क्यों, ठीक है ना। तो आज़ादी के बाद अगर हम बोले तो मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश के कुछ प्रांत, मेघालय, नागालैंड, ये सब असम के पहले हिस्से में ही थे, लेकिन धीरे धीरे करके ये सारे आज़ाद हो गए थे। कहीं ना कहीं यहाँ पे लोगों की ये डिमांड रहती है कि अगर हम इन स्टेट से अलग निकल के आए हैं तो हमारे ऊपर हमेशा जो असम की जो लैंग्वेज है वो थोपी क्यों जाती है ना। तो ये इन लोगों की डिमांड है। जैसे असम के कुछ स्टेट्स हैं, यानी कि 1972 के बाद भी असम के अंदर कुछ स्टेट्स और भी अलग होने की मांग कर रहे थे। जैसे एग्जांपल के लिए अगर मैं बोलूँ आपको तो बोडो करके एक जगह थी जो आदिवासी समूह के अंदर ही रहता है ना। तो बोडो करके एक जगह थी, जैसे बोडो लैंड जो है एक अलग स्टेट होने की मांग कर रहे हैं। तो ऐसे छोटे छोटे राज्य दोस्तों एकदम से नहीं हो सकते हैं अलग, है ना। तो एकदम से अलग छोटे छोटे राज्य नहीं हो सकते, उनका गठबंधन हो नहीं सकता। इसलिए असम की इन सारी समस्याओं को सॉल्व करने के लिए वहाँ की गवर्नमेंट ने एक जिला परिषद और आप बोल सकते हैं कोई तरीके से स्वायत्तता परिषद दोनों अलग अलग बनाने की कोशिश करी।
ठीक है। एंड देन बात करें अलगाववादी आंदोलन की, तो आज़ादी के बाद बहुत सारे 7 सिस्टर्स में से कुछ ऐसे स्टेट्स भी थे जिन्होंने ये कहा कि वो ब्रिटिश इंडिया का हिस्सा नहीं थे, तो इसी वजह से वो कहीं ना कहीं भारत के भी हिस्से नहीं हो सकते। इसीलिए अगर वो भारत के हिस्से नहीं है तो उन्हें अलग देश बनाने की उन्होंने मांग करी। जैसे मिज़ोरम एक ऐसा एग्जाम्पल है कि 1966 के अंदर मिज़ोरम के लोगों ने क्या कहते हैं अलग स्टेट की मांग करी और ये कहा कि भाई हम लोग एक अलग कंट्री बनाना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि मिर्ज़ों का ये मानना था कि वो भारतीय का हिस्सा नहीं है और 1959 के बाद ऐसा कहा जाता है कि उनके इलाकों के अंदर कहीं ना कहीं अकाल भी पड़ा था और अकाल पड़ने की वजह से यहाँ पर पूरी तरीके से असम की जो गवर्नमेंट थी उन्होंने इनकी मदद नहीं करी। तो इस तरीके से वो कैसे बोल दें, क्योंकि असम का जो ये हिस्सा है दोस्तों ये कहीं ना कहीं मिज़ोरम से ही टच में था, है ना। तो असम की गवर्नमेंट को चाहिए कि वो मिज़ोरम की मदद करे, लेकिन अलगाववादी आंदोलन इसीलिए मजबूत हुआ क्योंकि मिज़ोरम की सरकार अकाल जैसी महामारी जो थी उस समय पे निजात नहीं दिला पाई थी। तो इसलिए मिज़ोरम के लोगों ने क्या करा, मिज़ोरम के लोगों ने लाल डेंगा करके एक व्यक्ति है, उनके अंडरटेकिंग में मिज़ोरम नेशनल फ्रंट एक पार्टी बना दी जिसे आप शॉर्ट फॉर्म में MNF बोलते हैं दोस्तों। उन्होंने मिज़ोरम नेशनल फ्रंट एक पार्टी बनाई। लाल डेंगा ने ये कहा कि वो अलग स्टेट की मांग करते हैं, अलग कंट्री बनाना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने कहीं ना कहीं कैंपेन चालू करा, एक आर्म्ड कैंपेन चालू करा, यानी कि उन्होंने भारत के लोगों से लड़ाई करनी चालू कर दी। तो ऐसा ये कहा जाता है कि मिर्ज़ो जो लोग थे मिज़ो, उन लोगों ने विद्रोह चलाया, रेबेलियन चलाया और यहाँ पर उन्होंने गुरिल्ला वॉर करा। गुरिल्ला वॉर आपको पता है छुप छुप के वॉर करना, उन्हें पाकिस्तान के लोगों का बहुत अच्छा समर्थन मिला था उस टाइम पीरियड में, क्योंकि पाकिस्तान के लोग वैसे ही कहीं ना कहीं हमसे खिलस्ते थे, क्योंकि 1971 से पहले तो उन्होंने पूरा सपोर्ट करा होगा इन मिज़ोरम के लोगों का। देन फाइनली भारतीय सुरक्षा बल जो है वो पहुँचे और उन्होंने बहुत अटैक करा, और जब पहुँचने के बाद उन लोगों ने अटैक करा तो धीरे धीरे करके 2 दशकों के बाद तक ऐसा ये कहा जाता है कि मिज़ोरम की सरकार जो थी वो काबू में आ पाई। एंड देन फाइनली 1986 के अंदर राजीव गांधी ने लाल डेगा से एक समझौता करा। तो समझौता इन्होंने लोंगेवाला समझौता भी करा था और लाल डेगा समझौता ये भी करा था। इस लाल डेगा समझौते के अंदर मिज़ोरम जो था वो पूर्ण राज्य के दर्जा मिला उसको बाद में, और फिर जो मिर्ज़ो नेशनल फ्रंट थे उन्होंने अलगाव आंदोलन छोड़ दिए और उसके बाद यहाँ पे लाल डेगा जो थे वहाँ के मुख्यमंत्री बने। और आज की डेट में मिज़ोरम जो है वहाँ पे एक अच्छी लिटरेसी रेट है, एक पीसफुल कंट्री है, उनका पूरी तरीके से जो उनके विकास है, उनका जो कल्चर है, उनका आर्ट है वो बहुत अच्छा है ना। एक और एग्जांपल दोस्तों इसी का ही है नागालैंड का। नागालैंड भी कुछ कहीं ना कहीं मिज़ोरम की तरह ही है। मिज़ोरम की कहानी नागालैंड से थोड़ी अलग है। यहाँ पे अंगमी झापू मिज़ो उनके नेतृत्व में नागालैंड के लोगों ने ये कहा कि 1951 के अंदर वो स्वतंत्र भारत के हिसाब से एक अलग क्या कहते हैं स्टेट की डिमांड कर रहे हैं, यानी कि अलग कंट्री की डिमांड कर रहे हैं। तो नागालैंड राष्ट्रीय परिषद जो है वो ये कहना चाहती थी कि पूरी तरीके से वो अलग स्टेट की मांग कर रही है। तो इस तरीके से नागालैंड में भी ये प्रॉब्लम रही, शांति समझौता हो नहीं पाया अभी तक इन स्टेट के साथ। तो इसके ऊपर भी सरकार कहीं ना कहीं स्टेप लेगी। तीसरा पार्ट है बाहरी लोगों का विद्रोह, जो आज की डेट में हमारी कंट्री के अंदर बहुत पीक पीरियड पे पहुंच चुकी है। असम एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे स्थानीय लोग जो लोकल लोग हैं वो बाहरी लोगों के खिलाफ है हमेशा। उन्होंने हमेशा यही कहा है कि अगर असम से अगर 7 स्टेट्स निकल गए हैं तो असम की जिनकी सीमाएं असम से टच में है तो वहाँ से बहुत से माइग्रेंट जो है जो विदेशी लोग हैं वो कहीं ना कहीं आके प्रवेश कर जाते हैं। और अगर प्रवेश कर जाते हैं तो 1979 से लेकर 1985 के बीच में बहुत क्या कहते हैं जो इनलीगल बांग्लादेशी जो असम में आके बसे थे वहाँ पर पूरी तरीके से जो आसू कम्युनिटी के बच्चे थे, आसू जिसे आप शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, ठीक है, इसको आपको याद रखना होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में ज़रूर आता है। ऑल असम स्टूडेंट यूनियन इसे शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। 1979 पे ये एक छात्र संगठन था जिन्होंने
उस समय पे राजनीति से इनका कोई लेना देना नहीं था। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश के अंदर जो अवैध लोग हैं ना, उन्हें कहीं ना कहीं निकालना पड़ेगा। उन्हें डर ये था क्योंकि अगर बाहर के जो माइग्रेंट्स हैं, इंडिजीनियस, वहाँ अगर बाहर के सेटलर्स यहाँ के बस जाएंगे तो इंडिजीनियस लोगों को बहुत ज़्यादा नुकसान होगा और वो खुद असम के अंदर आसामी लोग माइनॉरिटीज़ हो जाएंगे और बाहर के लोग आके असम की जितनी भी प्रॉपर्टीज़ होती है, जितने भी कामकाज होते हैं, नौकरियां होती है, वो सब इनके अंडरटेकिंग में चला जाएगा। इसलिए उन्हें गरीबी का सामना करना पड़ेगा, बेरोजगारी का सामना करना पड़ेगा। इसीलिए इन लोगों ने विद्रोह करा। इसलिए आपको सभी को पता है कि 1979 के अंदर छात्र संघ जो है उसकी स्थापना करी गई थी और ये कहा गया था कि ठीक है, विदेशी जो आंदोलन हो रहा है, जो बाहरी लोग गलती से असम के अंदर घुस गए हैं, उसके लिए कहीं ना कहीं स्टेप लिया जाएगा। तो स्पेशल डिमांड उन लोगों की क्या थी? उनकी ये थी कि 1951 के बाद जब हम लोगों ने कोई तरीके से अपना संविधान लागू कर दिया था, तो उसके बाद 1971 में भी हमने कहीं ना कहीं हमने युद्ध लड़ा था बांग्लादेश को आज़ाद कराने के लिए। तो बांग्लादेश की कुछ क्या कहते हैं जनसंख्या असम के अंदर आके घुस गई थी, तो उनको वापस भेजना है। तो इसी वजह से 1955 में राजीव गांधी ने आसू के कम्युनिटी के लोगों से एक शांति समझौता करा। तो इस समझौते उन्होंने करे, आपने देख लिया होगा कि 1971 के बाद जब वो युद्ध हुआ था, तो उसके बाद जो प्रवासी लोग असम के अंदर आए थे उन्हें दोबारा डिपोर्ट करा जाएगा, ठीक है। लेकिन बाहरी मुद्दा दोस्तों अभी भी जारी है। तो इन सभी क्षेत्रीय आंदोलन से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हमें सीखने को दोस्तों ये मिलता है कि लोकतांत्रिक राजनीति का बहुत बड़ा हिस्सा है क्षेत्रीय आकांक्षाएं। अगर ये नहीं होगी तो सिंपल सी बात है, हम नहीं समझ पाएंगे कि किस स्टेट की क्या डिमांड है। क्षेत्रीय आकांक्षाओं का जवाब देना सबसे अच्छा ये है कि लोकतांत्रिक वार्ता करें। यानी कि अगर पंजाब की कोई डिमांड थी, अगर नॉर्थ ईस्ट के लोगों की कोई डिमांड थी या हरियाणा के लोगों की कोई डिमांड थी, तो हमेशा हमें क्या कहते हैं, रीजनल एस्पिरेशन को डेमोक्रेटिक नेगोशिएशन के थ्रू ही ख़त्म करना चाहिए, लड़ाई के थ्रू नहीं, है ना। और उसके बाद अगर हम क्या कहते हैं नेशनल लेवल पे डिसीजन मेकिंग की बात करेंगे तो सही रहेगा। इससे जो छोटे स्टेट्स हैं उनको ये तो नहीं रहेगा कि वो उनके साथ किसी भी प्रकार की भेदभाव जैसी भावनाओं को लिया जा रहा है ना। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि हमें भारत की सरकार को एक लचीली व्यवस्था बनाए रखनी चाहिए, जो कहीं ना कहीं अभी भी संविधान के थ्रू, कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू अभी भी चल रही है। इस वजह से जिस तरीके से डिमांड आ रही है और आगे भी आती रहेगी, उन सभी का समाधान, उन सभी का सॉल्यूशन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखा हुआ है। इस पूरे चैप्टर के अंदर क्षेत्रीय आकांक्षाएं आपने देखी और आपने देखा कि कैसे इन मसलों को सॉल्व करा गया। एंड आई होप यू गॉट दिस चैप्टर एंड दिस इज इट इन दिस चैप्टर। तो लास्ट में दोस्तों, अगर आप वीडियो को देख रहे हैं और ई पाठशाला चैनल के आप सब्सक्राइबर हैं या नए सब्सक्राइबर हैं, तो ई पाठशाला की टीम से आप सभी को यही रिक्वेस्ट है कि आप इन सभी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें और कोशिश करें कि आप दूसरों को शेयर करवाने के लिए बोलें, क्योंकि आप जितना वीडियो को शेयर करेंगे उतना ही हम और लोगों की मदद कर पाएंगे, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया जब भी बढ़ेगा इंडिया। तो वीडियो के लास्ट में वीडियो को एंड तक देखने के लिए, चैनल को सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।